नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लेखपाल का पेपर 21 मई को होना है। 21 मई को होना है, तो इसी के लिए हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हमको पता चले पहली बात तो कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं। डिटेल्ड एनालिसिस करके क्या पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। तो उसी की सीरीज में हमारा ये अगला वीडियो है और आप लोगों से हम क्षमा चाहेंगे कि कल तबीयत ख़राब होने के कारण वीडियो नहीं आ पाई। तो इस सीरीज़ में हम लोग हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। हिस्ट्री जिसके तीनों पार्ट हो चुके हैं, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। मुझे लगता है कि मेरा सिस्टम भी बुरा मान गया कल रिकॉर्डिंग नहीं हुई, आज हैंग कर रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं पॉलिटी की तरफ, जिसमें पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, जिसका पहला चैप्टर है संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं। तो शुरू करने से पहले हम फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग इतना सारा प्यार दे रहे हैं और हम लोग का मतलब परिवार बढ़ रहा है और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि लोग कमेंट करते हैं और अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं कि और क्या वीडियो में सुधार किया जा सकता है। तो आप लोग ऐसे ही बनाए रखें और कमेंट करते रहिए कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है। और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का संविधान पहली बार 1928 में खालिस्तान द्वारा तैयार किया गया था, जिनके ऑप्शंस हैं ए वीवी गिरी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी मोतीलाल नेहरू और डी है महात्मा गांधी और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू उन कांग्रेस नेताओं में से एक थे जिन्होंने वर्ष 1928 में भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था, जिनके ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी विजयलक्ष्मी पंडित, सी बाला साहेब गंगाधर खेर, डी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। मूल भारतीय संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा अंग्रेजी भाषा में हस्तलिखित है। ये इम्पॉर्टेंट है कि कभी पूछ सकता है कि हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा में हस्तलिखित है, जबकि संविधान को हिंदी में उसका रूपांतरण किया था, इसका सुलेखन किया था वसंत कृष्ण वैद्य ने किया था और इस कार्य को उन्होंने मुफ्त में किया था। जबकि संविधान के पन्नों का सजाने का कार्य वसंत कृष्ण वैद्य और शांति निकेतन के कलाकारों को दिया था गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था, जिसके ऑप्शंस हैं ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी वेवेल योजना 1945, सी 1909 का परिषद अधिनियम और डी है भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1909 का परिषद अधिनियम। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के सुधारों का विस्तार था। इस अधिनियम को मार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता था। इस अधिनियम के तहत पहली बार मुसलमान समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश के से संदर्भ लिया है, जिसके ऑप्शंस हैं ए आयरलैंड, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यूनाइटेड किंगडम, डी कनाडा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कनाडा। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमारे लोगों का जो संविधान बना है उसमें कई देशों से
कई चीज़ें ली गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसको एज इट इज़ लिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ उस जैसे नियम है कोई, उसको हमारे यहाँ कैसे अनुपालन हो पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या है और सभी के बीच आर्थिक सामाजिक अंतर बहुत ज़्यादा है। उन सभी को देखते हुए उनको मॉडिफाई करके ही अपने यहाँ अपनाया गया है। तो देखते हैं किस देश से क्या चीज़ ली गई है। जैसे जब हम बात करते हैं अवशिष्ट शक्तियों का विचार जो है वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। और मौलिक अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। और जबकि संसदीय शासन प्रणाली ये ब्रिटेन से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था। जिसके ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू के पास प्रधानमंत्री का पद था और उसके साथ साथ उनके पास राष्ट्रमंडल संबंधी अधिकार और विदेशी मामले के भी विषय थे। और सरदार पटेल को मिला था गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग। और जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था और राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग मिला था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। जिसके ऑप्शन है ए स्त्री सरकार, ऑप्शन बी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ऑप्शन सी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी है सबसे छोटा लिखित संविधान। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसमें पूछा है कि कौन सी मुख्य विशेषता नहीं है। हमको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने, चाहे एग्जाम में हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो या फिर कहीं पे भी हो, ये नहीं जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार हम ये सिर्फ पढ़ते हैं संविधान की मुख्य विशेषता है और ये लगा देते हैं। अगर हम त्रिस्तरीय की बात करें तो आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं तो क्लियर कर देते हैं। त्रिस्तरीय में अगर हम टॉप टू बॉटम देखें, टॉप टू बॉटम, तो सबसे ऊपर क्या है, केंद्र। ठीक है, पहले क्या है, केंद्र टॉप टू बॉटम में। फिर उसके बाद आएगी राज्य, केंद्र के बाद राज्य, और राज्य के बाद फिर जैसे पंचायती व्यवस्था, ग्राम पंचायत, ये सब आते हैं। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार तो है ही। आप लोग कमेंट करके बताइए कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है तो उसकी एज क्या है, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो अगला है राज्य के निर्देशक सिद्धांत, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया ही गया है। और सबसे छोटा लिखित संविधान, ये गलत है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है। भारतीय संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 22 भाग, 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद हैं, जबकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। और भारत के अन्य संविधान की अन्य विशेषताएँ हैं विभिन्न स्रोतों से जो कि ली गई हैं, जैसे कि संसदीय स्वरूप और संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य समन्वय और एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, पंथनिरपेक्ष राज्य, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और त्रिस्तरीय सरकार एवं एकल नागरिकता। ये सब क्या है, ये सब संविधान की अन्य विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। जिनके ऑप्शंस हैं ए अर्धसंघीय संरचना, बी प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, सी शक्तियों का वितरण, डी है लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। हमारे यहाँ प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं है बल्कि स्वतंत्र है। क्या है, स्वतंत्र न्यायतंत्र है। तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। शक्तियों का पृथक्करण तथा भारतीय संविधान का लिखित होना और संविधान का सर्वोच्च होना ही भारतीय संविधान की विशेषता है। और भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है, ना कि प्रतिबद्ध न्यायतंत्र है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। जिनके ऑप्शंस हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी बी आर अम्बेडकर, डी बी एन राव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कौन रखता है, जवाहरलाल नेहरू रखते हैं। कब, 13 दिसंबर
1946 को रखते हैं। और बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं तथा बी एन राव संवैधानिक सलाहकार की भूमिका का निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है, जिसके ऑप्शंस हैं ए सहकारी संघवाद, बी परस्पर विरोधी संघवाद, सी सौदाकारी संघवाद, डी है केंद्रीकृत संघवाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सहकारी संघवाद। भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप सहकारी संघवाद है, जो कि जी ऑस्टिन के अनुसार कहा गया है कि भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, और केसी वीर कहते हैं कि भारत का संविधान अर्धसंघीय है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, जिनके ऑप्शंस हैं 25 दिसंबर 1949 को, 11 नवंबर 1946 को, 26 जनवरी 1946 को, 1949 को और 9 दिसंबर 1946 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन होता है 9 दिसंबर 1946 को, और उस दिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। और फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या होते हैं, निर्विरोध रूप से स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। और संविधान सभा के कुल कितने 12 अधिवेशन होते हैं। 11वें अधिवेशन में क्या होता है कि 11वां अधिवेशन जो कि कब हुआ था, अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को हुआ था, जिस दिन संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। ये हमारे प्रस्तावना में एक लाइन है कि हमसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। 24 जनवरी 1950 को एक और बैठक होती है जिसमें सभी सदस्य संविधान पर हस्ताक्षर करते हैं, तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि संघवाद कहाँ से लिया गया है, जिनके ऑप्शंस हैं ए यूएसए, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी है इटली। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कनाडा। सॉरी। भारतीय संविधान में संघवाद कनाडा से लिया गया है। और देखते हैं कि संविधान में अन्य उपबंध कहाँ से लिए गए हैं, जैसे यूएसए से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना। और राष्ट्रपति पर महाभियोग भी कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थे, जिनके ऑप्शंस हैं ए केंद्र एवं रियासतों के मध्य शक्तियों का विभाजन, बी इनमें से कोई नहीं, सी केंद्र एवं रियासतों के मध्य के साथ साथ द्वैत शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन, डी रियासतों में द्विशासन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैत शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन। सॉरी, आज मतलब आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी। चलिए, भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टफोर्ड सुधार, जिसको क्या कहते थे, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, और इसी के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई और विषयों को केंद्र तथा प्रांतों दो भागों में बांटा गया। और इसी से ये क्या होता है, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू होती है। और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में ही प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई, और द्वैत शासन का सिद्धांत जो है वो लियोनेल कार्टिस ने अपनी पुस्तक डायरकी में दिया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया।
जिसके ऑप्शंस हैं ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 14 अगस्त 1947, डी 14 अगस्त 1947। अभी जैसे हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं इससे पहले, ये देखो, तो इसी में देखो पढ़े हैं हम 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं हम लोग, संविधान को अंगीकृत किया जाता है। और वही फिर से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कब पारित हुआ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी सही है। भारतीय संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। आप लोग समझ जाना, आज थोड़ा सा अक्षर भी सही नहीं निकल रहा है। भारतीय संविधान द्वारा शासित है। भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित होता है और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी होता है। तो पारित होना और प्रभावी होना दो शब्द हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना। जब पारित पूछेगा तब होगा 26 नवंबर 1949 और प्रभावी पूछेगा तब होगा 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950, दो डेट आपको याद रखनी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। ये संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग हुए थे और प्रत्येक 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं और कितने अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन है 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे। इनके ऑप्शंस हैं सर क्लाउड ऑचिनलेक, CH भाभा और C राजगोपालाचारी। ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। भारत की अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया जाता है, जिनमें कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। गृह मामले और सूचना प्रसारण मंत्री कौन होते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। और रक्षा मंत्री होते हैं बलदेव सिंह और श्रम मंत्री होते हैं जगजीवन राम और रेलवे और परिवहन मंत्री होते हैं आशफ अली। अगर आप लोगों को ये याद ना हो तो इसके लिए ट्रिक बना सकते हैं, चलो बना देते हैं। देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो पता ही होगा, ये हमारे देश के पहले PM थे। और तो फिर क्या है, ये जो अंतरिम सरकार होती है उसके भी ये PM ही है, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, याद है। तो गृह मामले ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। इनके बारे में आप लोगों को पता होगा ना कि इन्होंने जितने भी रियासतें थे उन सबको इकट्ठा करके मतलब भारत में मिलाया। तो ये क्या दिखा रहा है, ये गृह मामला दिखा रहा है। आपको चीज़ें कनेक्ट करनी है, सीधे आपको मतलब कोई ट्रिक नहीं मिल जाती है, आपको चीज़ें कनेक्ट करनी है कि भारत में जो रियासतें थी बिखरी हुई, इन सबको मिला के एक पूरा भारत बनाया गया। ये किसके द्वारा, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और रक्षा मंत्री कौन, बलदेव सिंह। अब भाई जिसके पास बल होगा वही तो रक्षा कर पाएगा ना, तो ये आपको याद हो गया। श्रम मंत्री कौन है, जगजीवन राम। अगर आपके जीवन में जग मतलब आपका जग हो, जग भी जीवन होता है और जीवन भी है, तो मतलब जीवन जीवन स्क्वायर। अगर आपके जीवन में जग मतलब प्रसार होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, आपको श्रम करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, तभी आपका जीवन क्या होगा, प्रखर होगा। रेलवे और परिवहन मंत्री कौन है, आशफ अली, आशफ अली है। आप लोगों ने वो देखा हो ना गदर, गदर गदर मूवी, जिसमें वो क्या नाम, सनी देओल कहता है कि अशरफ अली, अशरफ अली। तो वो पाकिस्तान कैसे आता है, वो रेल से आता है और परिवहन के द्वारा ही, तो उससे आप थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे। जिनके ऑप्शंस हैं ए सरदार पटेल, बी बाबू जगजीवन राम, सी मोरारजी देसाई और डी है गोविंद वल्लभ पंत। अभी देखो हम लोगों ने ये क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ा है, यहाँ पे गृह मामले के मंत्री कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। और यहाँ पे फिर से पूछ रहा है गृह मंत्री कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहाँ गए, ये कौन, ऑप्शन ए।
तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे रिपीट हो रहे हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है और वो कैसे कनेक्ट हो रहे हैं किसी टॉपिक से। तो सरदार पटेल कौन थे? प्रथम गृह मंत्री हो गए। जगजीवन राम प्रथम श्रम मंत्री हो गए। मोरारजी देसाई कौन है? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। और गोविंद वल्लभ पंत क्या है? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं। चलो इसको भी करेक्ट कर देते हैं। देखो मोरारजी देसाई से हम क्या बना देते हैं? मोर, मोर, ठीक है। और गैर कांग्रेसी मतलब कांग्रेस का सिंबल क्या है? हाथ है, हाथ का पंजा। तो देखो मोर क्या हाथ में पकड़ में आता है? नहीं आता है, ठीक, नहीं आता ना हाथ से, मतलब हाथ की पकड़ से बाहर रहता है, उड़ जाता है। तो वैसे मोरारजी देसाई क्या है? कांग्रेस के बाहर के हैं, ठीक, ये आपको याद रखना है। अब गोविंद वल्लभ पंत है, गोविंद वल्लभ पंत हैं, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं। तो गोविंद किसको कहते हैं? कृष्ण जी को कहते हैं। पंत किसे? एक क्रिकेटर हैं ऋषभ पंत, उनको मिला लेते हैं। तो पंत क्या है? बहुत ही मिमिक्री करते हैं, एक्टिंग करते रहते हैं। तो उससे क्या हुआ, उन गोविंद जी की बहुत एक्टिंग कर रहे थे, तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, जाओ तुम पंत जो है ना, अपना ये पंती करते हो, तुमको बना देते हैं मंत्री। तो ऐसे चीज़ें कनेक्ट हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? जिनके ऑप्शंस हैं ए 40,000, बी 60,000, सी 80,000 और डी है 1,20,000, ठीक है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो दिया ही नहीं गया है। यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए था 1,17,369 शब्द। तो भारतीय संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है, जिसमें कुल लगभग कितने शब्द हैं? 1,17,369 शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लिखा गया था? जिनके ऑप्शन है ए 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम समय में अवधि में, ऑप्शन बी है 3 वर्षों में, ऑप्शन सी है 3 वर्ष से अधिक अवधि में, ऑप्शन डी है 2 वर्षों में। जैसा कि हम लोगों को पता है कि संविधान को लिखने में कितना लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, ठीक, 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो ये क्या होते हैं? 2 वर्ष से तो अधिक है किंतु 3 वर्ष से कम है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 साल 11 माह और 18 दिन लगते हैं। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस होती है और संविधान के निर्माण में कुल 63,96,729 रुपये का व्यय होता है। भाई ये तब के लोग थे जो इतने ईमानदार थे, इतने में मतलब वो देश विदेश भी उनके विदेशों के संविधान पढ़ना, वहाँ की चीज़ें जानना, अपने यहाँ से चीज़ें कनेक्ट करना, इतने में कर दिया था। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था और 26 नवंबर को ही हम लोग क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। अब देखो अगर आप लोग कंफ्यूज हो जाएं कि 26 नवंबर को क्या है? संविधान दिवस है, और 26 जनवरी क्या है? इस दिन क्या होता है कि संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, ठीक है। तो देखो याद कैसे आपको चीज़ें करेक्ट करना है। देखो याद कैसे आप कर सकते हैं कि 26 नवंबर को संविधान दिवस था या 26 जनवरी को? भाई क्योंकि 26 जनवरी को भी संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, तो कभी दिमाग में आ सकता है ना कि संविधान दिवस तो 26 जनवरी को मनाना चाहिए। तो इसके लिए हम बताते हैं आपको। तो 26 जनवरी को हम लोग एक चीज़ मना लिए, क्या? गणतंत्र दिवस, ठीक है। गणतंत्र दिवस ये तो सबको याद ही रहता है, गणतंत्र दिवस होता है। तो 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मना लिए। तो जब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मना लिए, अब मनाना रह गया क्या? संविधान दिवस। तो सोचा क्या कब मनाया जाए, तो देखा गया कि भाई 26 नवंबर की तो डेट खाली है। देखो एक स्टोरी बता रहे जिससे आपको चीज़ें कनेक्ट हो जाए, आपको चीज़ें याद रहें और रिकॉल हो पाए एग्जाम टाइम में। तो जैसे 26 नवंबर को देखा डेट खाली है, तो सोचा क्या क्यों ना जो संविधान दिवस है इसको हम लोग 26 नवंबर को ही मना देते हैं। तो कहा गया ठीक है भाई, तब से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को मनाया गया है? जिनके ऑप्शंस हैं मतलब माना गया है, ए संघीय, बी एकात्मक, सी संसदीय और डी है रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। देखो अगर आपको ऐसे ऑप्शंस दिए हैं, आपको कन्फ्यूज़न हो, तो आप क्या कर सकते हैं?
पहली बात तो जैसे आपको पता होगा कि अर्धसंघी है, ठीक है, अर्ध संघीय है। तो जब अर्धसंघीय हो गया तो जो पूर्ण संघीय होगा और पूर्ण एकात्मक, तो दोनों गलत होंगे। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये संघीय कह रहा है, इसका मतलब पूर्ण संघीय हो गया। एकात्मक कह रहा है तो इसका मतलब पूर्ण एकात्मक, तो ये दोनों गलत हो गए। तो आधा संघीय और आधा एकात्मक है। और संसदीय इसका स्वरूप है किसका? सरकार का। जबकि हम क्या पूछ रहे हैं? संविधान की बात कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि रूप में देखो संघीय भी है इसमें और एकात्मक में है, एकात्मक भी है। तो रूप विधान में क्या हो जाता है? संघीय, और भावना में एकात्मक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखो मैं वीडियो कल इसी नहीं ला पाया क्योंकि जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो डिस्कस कर भी पा रहे हैं और चीज़ें क्लियर हो रही हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं और चीज़ें पता भी चल रही हैं कि कैसे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। यही होता है जब तबीयत सही होती है तब, और नहीं होती तो एक क्वेश्चन पढ़ो फिर बोल ना पाओ तो हो नहीं पाता है। तो भारतीय संविधान को विधान रूप में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। अब एकात्मक संविधान क्या होता है ये भी देख लेते हैं, जिसमें सारी शक्तियाँ एक ही सरकार में निहित होती है। किसमें होती हैं? एक ही सरकार में निहित होती हैं। और जबकि संघात्मक में क्या होता है कि शक्तियाँ केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित रहती हैं। इनमें दोनों में स्वतंत्र रूप से अपने अपने सरकारें होती हैं और अपना अपना कार्य करते हैं। विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि दोनों अपने अपने क्षेत्र में, अर्थात केंद्र अपने क्षेत्र में कार्य करेगा और राज्य अपने क्षेत्र में कार्य करेगा, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और एक दूसरे के क्या होते हैं? सहयोगी होते हैं, ना कि एक दूसरे के विरोधी होते हैं। सहयोगी होते हैं ना कि विरोधी होते हैं। तो केसी वियर का कथन अभी हम लोग पढ़े थे जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान अर्धसंघीय संविधान है। और डॉक्टर जेनिंग्स कहते हैं कि भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? जिनमें ऑप्शंस है, ए यह एक लिखित संविधान है, बी यह एक अनुमेय है, इसमें संशोधित किया जा सकता है, इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनम्य भी है, मतलब इसके कुछ भाग में यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगला है, यह एकल है क्योंकि इस केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित है। और ऑप्शन डी है, इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन दोबारा दिखा देते हैं। इसमें पूछ रहा था कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, ये देखो। और बाकी ए बी सी ये तीनों क्या है? ये तीनों विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। भारत में संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है। संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, किंतु वह आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता है। ये कहा गया था केशवानंद भारती केस में। इसी केस में क्या हुआ था? आधारभूत ढांचे की संरचना का उत्पत्ति हुई थी। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की शक्ति है संसद के पास और प्रक्रिया भी दी गई थी। तो प्रक्रिया कितनी है? 3 प्रकार है, जिसमें है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और तीसरा है विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? जिनके ऑप्शंस हैं, ए नेहरू, बी गांधी, सी जेपी नारायण, डी एमएन रॉय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1935। देखो मतलब ऑप्शन डी क्या? एमएन रॉय। 1935 की बात हो रही है, ठीक है। आपको ईयर भी याद रखना है क्योंकि ईयर के हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एमएन रॉय।
अब जैसे मान लो, पहले पढ़ लेते फिर आपको ट्रिक बताते हैं कैसे इसको याद कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार वर्ष 1935 में एक संविधान सभा की मांग की थी। ये क्या थी? आधिकारिक तौर पर थी, बाकी तो ऐसे बातचीत चलती रहती थी। और यह विचार किसके? एम एन रॉय के मन में आया था, एम एन रॉय के दिमाग की उपज था। और सरकार ने लिनलिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर संविधान सभा के गठन का विचार करने की बात कही थी, लेकिन आश्वासन दिया था, लेकिन यह निश्चित नहीं कहा था कि आप संविधान सभा बना ही सकते हैं। तो फिर क्या होता है? फिर क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन ही सर्वप्रथम भारतीयों की संविधान सभा की मांग को स्वीकार करता है और कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा नवंबर 1946 में अस्तित्व में आती है, अर्थात बन जाती है। अब जैसे ये कैसे याद रखेंगे कि एम एन रॉय ने ही संविधान सभा का सुझाव दिया था, तो इनके नाम में देखो एम एन, अगर इनको हम लिखना चाहें तो कैसे होता है? एम एन और ये हो गया राय, और रॉय को हम बना देते हैं राय। तो मन में एक राय आई है, मन में एक क्या आई? राय। जैसे राय आई, राय मतलब क्या होता है? फिर क्या इसे देंगे? एक सुझाव देंगे, सुझाव। अब सुझाव किस चीज का है? संविधान का आया है। तो जब एम एन रॉय हो जाएगा, सुझाव आ जाएगा, तो याद आ जाएगा क्या? संविधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। जिनके ऑप्शंस हैं: ए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, बी पट्टाभी सीतारामैया, सी एच सी मुखर्जी और डी है के एम मुंशी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एच सी मुखर्जी। एच सी मुखर्जी संविधान सभा में अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे। यह कहाँ से? मद्रास प्रेसिडेंट के एडवोकेट जनरल भी थे। और मौलिक अधिकारों के संबंधी उप समिति कौन थे? जे बी कृपलानी थे। अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के 7 सदस्यों में से एक थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा खालिस्तान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। अब देखो इसमें क्वेश्चन में कितना इजी कर दिया फाइंड आउट करना। कन्फ्यूजन हमको होता है 26 जनवरी 1950 में और होता है 26 नवंबर 1949 में। तो एक डेट तो ये खुद ही दे दिए, तो बची अब भाई दूसरी डेट। तो अब 26 नवंबर 1949 ढूंढो कहाँ है? ये ऑप्शन सी में है, 26 नवंबर 1949 में। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकते हैं। भाई देखो, हमको अपनाया गया कि मान लो कन्फ्यूजन है कि कब अपनाया गया और कब लागू हुआ, तो लागू होने की डेट ये खुद ही दे रहे हैं, तो अपनाने वाली डेट पता ही है, 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया जाता है और संविधान के 15 अनुच्छेद कौन कौन से? 5 अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 अनुच्छेद 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391 और 392 और 393 ये क्या होते हैं? ये लागू हो जाते हैं 26 नवंबर 1949 को। और बाकी का संविधान जो होता है वह 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? जिनके ऑप्शंस हैं: ए 15, बी 13, सी ए 12। वो एक्चुअली मुझे याद आ रहा था ना, मतलब 15 इसका सही आंसर है। ये मेरे पास इसका स्क्रीनशॉट भी है और 15 जितनी भी लेडीज़ हैं उनके नाम भी हैं। अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट मोबाइल में मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 15। सर भारी भारी लग रहा है यार। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। और भारतीय संविधान सभा का निर्माण भारत के संविधान की रचना के लिए कहा गया था। संविधान सभा का निर्माण संविधान की रचना के लिए किया गया था। संविधान सभा की कार्यवाही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा पहली बैठक के प्रारंभ से हुई थी।
यहाँ पे क्या हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? इनके ऑप्शंस हैं, ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसे हम लोगों को पता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो जब 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो उसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो यहाँ पे सिर्फ अध्यक्ष पूछा है, न कि स्थायी और अस्थायी, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में पूछ लेता है स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष। जब स्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक जो कि कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और फिर 11 दिसंबर को 1946 को जब स्थायी बैठक होती है तो उसके अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होते हैं। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के चेयरमैन कौन थे? जिनके ऑप्शंस हैं, ए एन गोपाल स्वामी, बी के एम मुंशी, सी एन माधवराव और डी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। यहाँ पे ये देखो, डॉक्टर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और फिर वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी एन राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित होता है और जिसमें प्रारूप समिति का गठन किया जाता है और जिसके अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे, क्योंकि उसमें से कुछ सदस्य बीच में बदल जाते हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जिनके प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी, जो कि इस प्रकार थे। एक्चुअली में क्या था, 9 थी, 2 लोग को रिप्लेस करते हैं 2, बट देखें तो 7 संख्या थी। पहले थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष थे, और दूसरे थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, तीसरे थे आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, और चौथे थे डॉक्टर के एम मुंशी, और पांचवें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और छठे थे एन माधवराव, और ये रिप्लेस करते हैं बी एल मित्र के स्थान पर आते हैं। और सातवें थे टी टी कृष्णामाचारी, और इन्होंने वर्ष 1949 में डी पी खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह कथन किसका है? जिसके ऑप्शंस हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन सी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ऑप्शन डी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके सही उत्तर है। इसका प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने संविधान सभा के अंतिम भाषण में क्या कहा था? राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है, और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर देनी चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। अब पहला हमारा लोगों का चैप्टर कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी, अर्थात संघ एवं राज्य क्षेत्र।
संघ एवं राज्य क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषताएं कौन सी? तो जिसके ऑप्शंस हैं, ए एक दलीय शासन, बी सैन्य शासन, सी राजधानी में पूर्ण शक्ति, डी केंद्र और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा, और डी ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जब संघीय की बात होगी तो संघ किससे मिलकर बनता है? केंद्र और राज्य से। तो वहाँ पे क्या होना चाहिए कि दोनों सरकारें होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, केंद्र और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संघीय राज्य की प्रमुख विशेषता है केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, ताकि विवादों की स्थिति उत्पन्न न हो। और यह व्यवस्था किसमें दी गई है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में यह व्यवस्था दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 1 खालिस्तान है। इसके ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, और ऑप्शन बी है संघ और राज्य उसका क्षेत्र, और ऑप्शन सी है नागरिकता, और ऑप्शन डी है मौलिक अधिकार, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका क्षेत्र। भारत के संविधान के भाग 1 में संघ और उसका क्षेत्र है, जो एक देश और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? इनके ऑप्शंस हैं, ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी है रानी की उद्घोषणा, और ऑप्शन सी है मार्लिमेंटो सुधार, और ऑप्शन डी है मांडेगु चेम्सफोर्ड सुधार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। और इस अधिनियम के अन्य प्रावधान कौन कौन से हैं? जैसे इस एक्ट द्वारा पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना करने का प्रयास किया गया था, और प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। बल्कि अब क्या हुआ कि केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई, और संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, और इसके तहत 3 श्रेणियाँ बनाई गई, जिसमें विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया। और जवाहरलाल नेहरू इस अधिनियम को एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है तथा दास्ता का अधिकार पत्र कहा था। ये कोट याद कर लेना, कभी कभी एग्जाम में ये कोटेशंस पूछ लेते हैं कि किसने क्या कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? इनके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 1। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य और उनके राज्य क्षेत्रों को पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 4 पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन, अनुपूरक, आनुषंगिक, पारिमाणिक और विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां की बात करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त या मौजूद थी? इनके ऑप्शंस हैं, ए 560, बी 565, सी 570, डी 575। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 565। भारत की स्वतंत्रता के समय 565 देशी रियासतें अस्तित्व में थी, जिसमें भारत का लगभग 48% क्षेत्र और 20% जनसंख्या शामिल थी। आज़ादी के समय ब्रिटिश शासन ने घोषणा की कि रजवाड़े या तो भारत में शामिल हो जाएं या फिर
पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, और या फिर वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकते हैं, बनाए। तो फिर क्या होता है कि 22 जून 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक रियासती मंत्रालय बना जाता है, और 15 अगस्त 1947 तक हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए सहमति पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है कि 565 देसी रियासतों में से सिर्फ कुछ गिनी चुनी रियासतें छोड़ते हैं, नहीं तो बाकी सब भारत में शामिल हो जाते हैं। तो सरदार पटेल को ऐसे ही नहीं कि लौह पुरुष कहा जाता है, और सरदार भी इनका नाम नहीं था। सरदार भी इनका नाम बारदौली सत्याग्रह जब हुआ था तो वहाँ की औरतों ने दिया था, किसान आंदोलन का इन्होंने सफल नेतृत्व किया था, तब इनको सरदार की उपाधि मिली थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है संघीय राज्य, अर्धसंघीय राज्य, एकात्मक राज्य या संघ राज्य। अभी देखो हमने एक क्वेश्चन पहले ये क्वेश्चन पढ़ा है, ये देखो भारत राज्यों का एक क्या होगा, संघ होगा, एक संघ होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन देखो सेम क्या पूछ रहा है, अनुच्छेद 1 क्या होगा, तो संघ राज्य होगा। भारत के बारे में बात हो रही है और अनुच्छेद 1 हो रहा है तो क्या होगा, संघ राज्य, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाता है। देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बट ध्यान आपको देना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है और लैंग्वेज के बाद उसकी मीनिंग क्या निकल रही है, क्योंकि एट द एंड कॉन्सेप्ट तो वही रहते हैं ना और टॉपिक भी वही है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है, और अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद में विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे, कौन, संसद ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है। तो संसद जो ठीक समझे उसके लिए नए राज्यों के प्रवेश के लिए जो नियम है, कानून है, वो बना सकती है। और कैसे नए राज्यों का प्रवेश करना, ये सब कौन डिसाइड करता है, ये संसद डिसाइड करती है। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान है को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया है, जिसके ऑप्शंस हैं ए 7 दिसंबर 1999, बी 9 नवंबर 2000, सी है 23 अक्टूबर 2000 और डी है 4 मार्च 2000। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 9 नवंबर 2000। उत्तराखंड उत्तर भारत में एक स्थित विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है और जिसका गठन 9 नवंबर 2000 को होता है उत्तर प्रदेश से अलग करके, और यह राज्य 27वें राज्य के रूप में उभर कर सामने आता है। तथा छत्तीसगढ़ का गठन होता है 1 नवंबर 2000 को, और झारखंड की स्थापना होती है 15 नवंबर 2000 को। और वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था, जिनके ऑप्शंस हैं ए 1950, बी 1951, सी 1952 और डी है 1956। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 1956। होता है क्या कि भाषा के आधार पर गठन करने के लिए एक आयोग का निर्माण किया जाता है जो कि कहलाता है फजल अली आयोग। क्या कहलाता है, फजल अली कमेटी या फिर आयोग कहा जाता है। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में हृदयनाथ कुंजरू तथा के एम पाड़ीकर, 3 लोग हो गए, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था वर्ष 1953 में। यद्यपि 16 राज्यों एवं 3 संघ राज्यों के गठन का सुझाव दिया था, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 14 राज्यों तथा 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, इनके ऑप्शंस हैं ए 1956, बी 1972, सी 1975 और डी है 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1972। त्रिपुरा वर्ष 1972 में पूर्ण राज्य बना। त्रिपुरा एक उत्तर पूर्वी राज्य है, यह देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है, और त्रिपुरा 1 जुलाई 1963 से केंद्र शासित प्रदेश था जो 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य बना। और त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है, अगरतला।
चलो आपको मैप पे हम दिखाते हैं त्रिपुरा कहाँ पे है, बनाते हैं। ये हमारा इधर, एक सेकंड, क्या यार मैप नहीं बन रहा है। हाँ, ये इधर ये ऐसे गए, ये यहाँ पे ये बांग्लादेश नीचे बन रहा है। तो ये जो एरिया है, ये देखो, ये क्या है, ये है बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश, ठीक। और ये जो भाग है ये निकला हुआ, इसको कहते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा को एक चीज़ और बताते हैं, यह क्या है, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है। क्या है बांग्ला त्रिपुरा के लिए, कि यह तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और इसकी राजधानी कौन सी है, अगरतला है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। जिनके ऑप्शंस हैं, ए औद्योगिक क्रांति, बी ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, सी है रूस में समाजवादी क्रांति, डी है अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए औद्योगिक क्रांति। भारत के संविधान के निर्माण हेतु निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई थी, जिनमें है ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऐसे कई देश हैं, आयरलैंड। तो देखते हैं ब्रिटेन से क्या लिया गया। ब्रिटेन से हमने अपना यह संसदात्मक संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया, परमाधिकार लेख और संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। और संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन और उपराष्ट्रपति पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, और राष्ट्रपति और महाभियोग। और अगला है रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य एवं समाजवादी व्यवस्था, और दक्षिण अफ्रीका से है संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, और आयरलैंड से है नीति निर्देशक तत्व। एक्चुअली हो क्या रहा कि इस समय नींद ना पूरी होने के कारण बॉडी समझ नहीं पा रही आजकल उसके साथ क्या हो रहा है। तो कभी कभी प्रोनाउंसिएशन दिक्कत होता है, तो इसके लिए सॉरी, बट आप लोग समझ तो जाते हैं ना। मोरल ऑफ द स्टोरी है, मतलब कि एट द एंड आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की शुरुआत खालिस्तान से होती है। इनके ऑप्शंस हैं निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी है नागरिकता, ऑप्शन सी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी है प्रस्तावना, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान की शुरुआत करती है, ठीक है। प्रस्तावना क्या करती है, संविधान की शुरुआत होती है प्रस्तावना से ही। और प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र अथवा भूमिका भी कहते हैं। और इसको संविधान का, इसमें क्या होता है, संविधान का सार होता है। और प्रख्यात न्यायविद तथा संवैधानिक विशेषज्ञ जो कि थे N.A. पालकी वाला, उन्होंने इसको संविधान का परिचय पत्र कहा। अब अगर आपको याद करना है कि कैसे हम याद करेंगे कि N.A. पालकी वाला ने संविधान के बारे में क्या कहा, तो उसके लिए हम छोटे से आपको टिक कह सकते हैं या फिर क्लिक बेट कह सकते हैं, मतलब आपको चीज़ें क्लिक हो जाएंगी। देखते हैं कि पहले मान लो क्या होता था, शादी ब्याह में पालकियों का इस्तेमाल होता था, ठीक है। तो पालकी में स्थान, जैसे मान लो सिर्फ याद करने के लिए, ठीक है, बाकी कोई इसका अलग मीनिंग नहीं निकालेगा। जैसे पालकी है, तो पालकी में आपको अगर दुल्हन देखना है तो क्या होगा, वो सबको तो दिखाई नहीं दे सकती भाई, आपको उसके लिए क्या दिखाना होगा, आपका पहचान पत्र, पहचान आपको बतानी होगी, या फिर अपना परिचय पत्र देना होगा। भाई आपको परिचय तो देना होगा ना, कि आप कौन हैं, किसके हैं, सबको थोड़ा ना पालकी से दुल्हन दिखाई जा सकती है। तो एज हम मान लेते हैं अगर संविधान क्या है भाई, बहुत सारे लोगों ने मेहनत की थी, इसको बनाया था, तो इसको लोग लाए
मतलब अधिनियमित किया, अंगीकृत किया, तो वैसे ही क्या हो जाएगा, संविधान को अगर दुल्हन मान लें और पालकी वाले को पालकी मान लें, तो इसका क्या होगा, आपको देखने के लिए परिचय पत्र की ज़रूरत होगी। तो वैसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि पालकी वाला से संविधान का परिचय पत्र। तो ये चीज़ें क्या होती, कनेक्ट करने के लिए होती। जरूरी नहीं आपको एग्जैक्ट उसी वर्ड में याद होंगी, बट आप जब पालकी वाला पढ़ेंगे तो सोचेंगे पालकी से कुछ था कि हाँ दुल्हन देखनी थी, तो उसके लिए आपको अपना परिचय पत्र देना होता है या फिर पहचान पत्र दिखाना होता है। तो चीज़ें थोड़ा सा क्लिक करती हैं। तो आपको अगर ऑप्शन दिखते हैं तो खटाक से दिमाग में आता है कि हाँ इसका तो ये ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया। तो जिनके ऑप्शन है, विश्वास की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और ऑप्शन सी है विचार की स्वतंत्रता, और ऑप्शन डी है आर्थिक स्वतंत्रता। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्थिक स्वतंत्रता। तो जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता की, तो हमको पता है कि हमारे संविधान में स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है, 5, जो कि कौन कौन से है, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना। 1 2 3 4 5, 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, जो कि हैं विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, और स्वतंत्रता क्या होती है, स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, यह होता है कि लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक न होना, अर्थात व्यक्ति के विकास के लिए उसको अवसर दिए जाए। और एक चीज़, आपकी स्वतंत्रता वहाँ तक है जहाँ तक कि दूसरे की स्वतंत्रता बाधित न हो। इसके लिए कहते हैं ना, युक्त युक्त प्रतिबंध भी होते हैं संविधान में। तो ये आपको याद रखना कि ऐसा नहीं कि आप स्वतंत्र तो आप कुछ भी कर सकते हैं, नहीं, आपकी स्वतंत्रता पर संविधान ने क्या है, युक्त युक्त, मतलब हर जगह पे नहीं, युक्त युक्त है कि उस पर प्रतिबंध भी लगे हैं कि आपकी स्वतंत्रता कब बैन हो सकती है और कितनी उसकी सीमा है, ये भी डिसाइड होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है। ऑप्शन ए है केवल महिलाओं को समान अवसर देना, ऑप्शन बी है मौजूदा प्रणाली में संशोधित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी है शिष्ट वर्ग के प्रति पक्षपात, और ऑप्शन डी है समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, इसका सही आंसर है। संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख किया गया है, जिसका तात्पर्य है समाज में किसी भी वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराने से है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता के 3 आयाम दिए गए हैं, जो कि है सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता। तो ये याद रखना, जब बात करेगी स्वतंत्रता की, हाँ यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं, जब बात करेंगे स्वतंत्रता की, यहाँ पे देखो स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 5। ठीक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और जब बात करेंगे समानता की, तो समानताएं कौन सी हैं, 3, कौन कौन सी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। मतलब ऐसे मुझे याद है प्रेम्बल से कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इसमें ये पहले होता है और ये बाद में होता है प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा पेश किया गया था। जिनके ऑप्शंस हैं, ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी है सरोजिनी नायडू, और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। यह एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव था जिसे संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक दिख रही थी जिसमें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं। जिनके ऑप्शंस हैं, ए फ्रांसीसी संविधान,
बी ग्रीक संविधान, सी रूसी संविधान, डी अमेरिकी संविधान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रांसीसी संविधान। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का विचार कहाँ से आया है? फ्रांस से आया है। और फ्रांसीसी क्रांति के समय ही स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा प्रतिपादित हुआ था, और जिसने फ्रांसीसी क्रांति को सफल बनाया था। यह क्रांति राजशाही की निरंकुशता के विरुद्ध था, जिसके बाद फ्रांसीसी संविधान में राज्य के आदर्श के रूप में ये चीज़ें वर्णित भी हुई। कौन सी? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए आमुख, बी प्रलेख, सी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, और डी है संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आमुख। भारत के संविधान की प्रस्तावना को आमुख अर्थात प्रीएम्बल भी कहा जाता है। प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक एवं नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो कि हमारे संविधान का आधार है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य खालिस्तान सुरक्षित करना है। जिनके ऑप्शंस हैं ए सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को, बी भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को, सी है सरकारी कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा को, और डी है व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित करना है, और प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करना है। देखो इसमें 4 चीज़ें दी गई, कौन कौन सी है? पहले तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये पहला काम हो गया, मतलब सुरक्षित करना। दूसरा स्वतंत्रता है, और तीसरा समानता है, और चौथा है व्यक्ति की गरिमा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो इसका उचित मिलान करना है, जिसमें वर्ग ए दिया गया है और वर्ग 2 में कुछ शब्द दिए गए हैं और वर्ग 2 में उनकी परिभाषा दी गई है। तो परिभाषा कह सकते हैं या फिर उनका विस्तार दिया गया है, कनेक्ट करना है चीज़ों को। देखो प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? प्रभुत्व संपन्न मतलब स्वयं पर क्या होना चाहिए? अपना प्रभुत्व होना चाहिए। तो चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। सभी को एक परिवार में सदस्य के रूप में होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है भाई। ऑप्शन बी क्या है? लोगों में बाह्य एवं आंतरिक मामलों के निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। ठीक है, ये हो सकता है, मतलब ये इसके अपेक्षा अधिक उचित लग रहा है। अगला देखते हैं, लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, और डी होगा नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। तो इसमें जब हम बात करते हैं प्रभुत्व संपन्न, तो प्रभुत्व संपन्न क्या है? लोगों के पास अपने स्वयं अधिकार होने चाहिए निर्णय लेने के। तो ये देखो बाह्य एवं आंतरिक मामलों के निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार, तो 1 किसके साथ कनेक्ट होगा? ऑप्शन बी के साथ। और जब हम बात करते हैं प्रजातांत्रिक की, तो प्रजातांत्रिक में क्या होना चाहिए कि लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, ये हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया सी के साथ। और धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं तो ये जाएगा डी के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है, किसी धर्म के साथ हम बायस्ड नहीं है, सबको पूर्ण स्वतंत्रता है। और भाईचारा फिर हो जाएगा ऑप्शन डी जाएगा, 4 जाएगा ए के साथ, सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए। तो इसमें इसका ऑप्शन देखो सी सही दिख रहा है, बी सी डी ए। ठीक, प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है कि लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। और प्रजातांत्रिक होता है कि लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। और धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। और भाईचारा जो है सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने अपने नागरिकों को खालिस्तान की समानता का वचन देता है। जिनके ऑप्शंस हैं ए अभिव्यक्ति और विश्वास, बी है हैसियत और अवसर, सी है विचार और अभिव्यक्ति, डी है अवसर और अभिव्यक्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हैसियत और अवसर।
हैसियत और अवसर देख के कन्फ्यूज नहीं होना। एक्चुअली ये हैसियत का मतलब क्या है? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, ठीक है। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में हैसियत अर्थात प्रतिष्ठा और अवसर जो कि क्या होते हैं, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की समानता की बात की गई है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों जो कि 14 से 18 में उल्लिखित है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? इनके ऑप्शंस है, ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, बी राष्ट्रीय ध्वज, सी प्रस्तावना, डी मूल अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना जाता है क्योंकि इसमें संपूर्ण संविधान का मूल निहित है। और संविधान सभा के विद्वान सदस्य ठाकुर भार्गव दास ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। और प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दावली हम भारत के लोगों, ये कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई, इस शब्दावली की बात की गई। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, उसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लें कि जैसे ठाकुर दास भार्गव जी ने क्या कहा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये संविधान की आत्मा कहा है। और ये जो संविधान की आत्मा का शब्द है, ये संविधान की आत्मा शब्द है, इसको संविधान के बारे में कई लोगों ने कहा। जैसे कि जब हम बात करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्होंने क्या कहा, किसको कहा है संविधान की आत्मा? इन्होंने जो रिट जारी होती हैं उनको कहा है संविधान की आत्मा, अर्थात जो संवैधानिक उपचार होते हैं उनको कहा है संविधान की आत्मा। अब सुबह हो गई है, हो रही है, और मम्मी लोग भी उठ गई हैं, अपना अपना काम करेंगे। तो आज के चैप्टर यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोगों से क्षमा चाहेंगे कि वीडियो आप लोग एक्सपेक्ट के अनुसार लॉन्ग नहीं हो पाई, और अभी तबीयत थोड़ा सही हो रही है, तो हम आशा करते हैं कि अगली वीडियो में हम आपके लिए अच्छा प्रयास करेंगे। और हाँ, आप लोग भी मेहनत करते रहिए। और एक चीज़, लोग कमेंट में पूछते हैं कि सर मुझे बुक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या हम बुक नहीं खरीद रहे हैं और आप पीडीएफ शेयर कर दीजिए। तो मैं आप लोगों से एक सिंपल और सीधी बात कहूँगा कि जिसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, कि आप लोगों को बुक खरीद लेनी चाहिए। मतलब ये मेरा पर्सनल ही नहीं, आप जितने भी टॉपर्स को देखेंगे, मतलब जितने भी अच्छे फैकल्टी होंगे जिनको अपना कुछ नहीं होगा, वो जरूर कहेंगे कि आपको बुक खरीदनी चाहिए। ठीक है, देखो, डिस्प्ले पर पढ़ना और एज अ फिजिकल हैंड में लेके बुक पढ़ना, दोनों में बहुत अंतर होता है। मैं नहीं करता हूँ कि सिर्फ डिस्प्ले पर पढ़ा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास पीडीएफ भी नहीं है, टैब भी नहीं है, लैपटॉप भी नहीं सही है, तो आप मोबाइल पे कितनी देर पढ़ सकते हैं और कितना आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं, ये भी मैटर करता है ना। तो मुझे लगता है आप लोगों को बुक ले लेनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।